So today's our chapter is stoichiometry, and we are basically going to cover up mole concept, redox reaction, titration, and stoichiometric portion all together. And since it is a very fundamental unit, most of you have covered it up so many times. So I'm not taking that much of time to cover up the units, but trying to cover up all important and fundamental concepts. Now, wherever like a few things will be missed, that I'll what you'll say supplement through concept builder videos. Primarily, I'm going to focus about volume strength of S2O2, volume labeling, percentage of available chlorine, hardness of water, some concepts of oxidation number, balancing of redox reaction, and basically law of Gram equivalents where most of you have trouble. So कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा केयरफुली चलिएगा क्योंकि मैंने आज की क्लास में जितनी चीज़ें कलेक्ट करी हैं वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन है जो आपके मेजोरिटी डाउट्स की तरह होंगे. सो आई सजेस्ट कि आप मैक्सिमम पोर्शंस को फॉलो करते चलिए, जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे आप स्किप करते जाइएगा. बट ओवरऑल ऐसे मत सोचिए कि मैं जितने केस डील कर रहा हूँ वो सब एक्सेप्शंस ही हैं या सब ट्रिकी केसेस ही हैं. हर जगह आपको एक नए तरीके से सोचना पड़ रहा है. आपके जो कंसेप्ट हैं आप उन्हें डेफिनेटली वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आपने सीखा हुआ है. मैं सिर्फ वो टिपिकल क्वेश्चन डील कर रहा हूँ जहाँ पे रूटीन तरीके से हम जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, अगर वैसे अप्रोच करेंगे तो ज़्यादातर केस में थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी. सो आई एम गोइंग टू डील विद मोस्ट ऑफ द स्पेशल केसेस, बट डोंट कंसीडर इट एज लाइक आपको कंसेप्ट मिसिंग है एंड ऑल दैट. सो लाइक इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही से आपको डिस्क्राइब कर दिया. मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको डिसहार्टन होना है लास्ट में कि लाइक मुझे आता था बट ज़्यादातर क्वेश्चंस ब्लॉक हो रहे हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर देयर कि ये ब्लॉक ही होंगे. हाँ, अगर आपने पहले कर रखे हैं, इस तरह के कंसेप्ट सीख रखे हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चन टैकल करते चले जाओगे. तो आपको कुछ चीज़ें लाइक रिव्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ. सो लेट्स बिगिन. जैसे कि आपने दो तीन चार कंसेप्ट पूछे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें डील कर देता हूँ. सो सबसे पहला क्वेश्चन वॉज H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैक्सिमम ऑफ यू आर अवेयर ऑफ. थोड़ा सा बस चेंज करना है क्योंकि करंट एसटीपी चेंज है. आप में से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा एसटीपी पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स. तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी चेंज है. सो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ मीन्स फ्रॉम, मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लिख दे रहा हूँ. सो फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2 sample we get V liters of oxygen at 1 atmosphere, सॉरी एट STP बेसिकली. अब क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी एडिट करके भी दी जा सकती है. एडवांस वाले लोग कई बार ऐसे चेंजेस करते हैं. माइट बी पॉसिबल दे राइट एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, तो आपको ओल्ड एसटीपी की तरह टैकल कर लेना है. बट अगर एसटीपी मेंशन कर दिया है तो एसटीपी मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद 1 bar 273 केल्विन. और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इफ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, so that will be 22.7 liters. So H2O2 decomposition will produce H2O and half of O2. सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बट चूंकि हाइड्रोजन के चैप्टर से लिंक है तो इनऑर्गेनिक से भी लिंक हो सकती है ये बात. सो इफ आई टेक हियर लेट्स से 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल, आई विल गेट V liters of oxygen at STP. If I'll convert it into mole, I'll divide it 22.7, and simple stoichiometric coefficient will explain that it will become 2V upon 22.7 moles. And similar way we can write molarity of H2O2 will be 2V upon 22.7, which is simply V upon 11.35. Majority of aware of this formula. या फिर इसी के लिए एक ट्रिक और याद कर सकते हो. अगर हम 10 वॉल्यूम H2O2 लेते हैं, so 10 volume of H2O2 sample can be written as 10 divided by 11.35 moles per liter. और इसको स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इंटू 34/11.35 विच इज अराउंड 30 ग्राम पर लीटर. या इसी को परसेंटेज बाय मास में कन्वर्ट करके लिखते हैं. सो दिस इज 3%. सो परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम बेसिकली वी आर गोइंग टू राइट. सो परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, so this can be written as 3%. So you can remember a direct result that 10 volume H2O2 is nothing but 3% weight by volume solution. So direct result can help you out. ऐसे भी याद रख सकते हैं. और molarity is volume strength upon 11.35. This is the only concept what we are going to use. Now I'll explain you through a question. Let's say we'll take these two questions to explain you. The first question is given. There are three samples of H2O2 labeled as 10 volume, 15 volume, 20 volume. Half liter of each sample was mixed and
diluted with equal volume of water, the volume strength of resultant solution. So I wish all of you can easily tackle. You have to convert them into molarity, and then final molarity has to be converted again into volume strength. So we can write like first final volume strength. If I have to calculate, let's say V dash. So that will be calculated as basically molarity into 11.35. So 11.35 molarity we have to calculate. So it is 10 volume of S2O2. So 10 divided by 11.35. This is new molarity. And since I am taking half liter, so it is 0.5 liter plus 15 volume S2O2 divided by 11.35, again 0.5 liter plus 20 volume S2O2 divided by 11.35 into, I'm waiting a little bit, but I hope you understood. So ये total volume हो गया, total molarity हो गई. So molarity into volume से total moles calculate हो गए, and finally volume is made 1.5 liter और उसमें उतना ही पानी मिला दिया, so volume becomes 3 liter. उसको फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये टोटल मोलरिटी आ गई, और मोलरिटी को फिर से वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया. सो आप लाइक आप इसे फॉर्मूला भी बना सकते हो सीधे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू V1. सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बिकॉज 11.35 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपके आ जानी है. नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी 10 plus 15 plus 20. So this is 45 by 3 base. 45 by you can say 3 into 0.5. So this will be your new volume strength. Then you tackle the next question where we have used a part of titration. 30 ml of H2O2 solution was acidified, required 30 ml of N by 10 K1O4 solution for complete oxidation. Volume strength you have to calculate. So for second question, what you'll do, you just calculate molarity. So molarity of H2O2, let's say volume strength upon 11.35. Volume strength upon 11.35. And for this, we are using volume of 30 ml H2O2. So into 30, N factor for H2O2 is 2. So this is the equivalent of H2O2. And this is neutralized by K1O4, volume 30, N factor 1 by 10. Simply you solve, you'll get the volume strength. Okay. Second concept you asked about oleum. So let me discuss a bit. Wherever you want a little more, we'll discuss in the concept builder form. So basic concept I'm explaining, those you know, they can easily revise. So volume oleum means basically we are going to take, this is also a concept जो कि आप inorganic chemistry से link कर सकते हो, because it is SO3 dissolved in H2SO4. SO3 dissolved in H2SO4. Sometimes we may write H2S2O7 अगर 1:1 ratio में dissolved है. This can be written as H2S2O7. Otherwise, H2SO4 dissolved in SO3 is called oleum. Now the concept is that whenever we say 100% like percentage of oleum, labeling of oleum, if I'll write, so the concept is if I'll take 100 gram of oleum sample, then this to oleum sample, I'll write X minus 100 gram of water, and it will give you X gram of pure H2SO4. Just remember the technique. I'm writing in the briefest possible form so that like quickly you can revise and you can build a short note or a concept which by which you can directly solve a question asked in your advanced paper. So the concept is 100 gram of oleum sample to 100 gram of oleum sample. If I add X minus 100 gram of water, it produces X gram of pure H2SO4. Then I can write it as X percent oleum. Then percentage labeling will be X percent oleum. And if you want to know the concept, then concept is basically if you add water, so it will react with SO3, will form H2SO4. And since you have added water as X minus 100 gram, since you have added water as X minus 100 gram, so your moles will be X minus 100 by 18, and same will be the moles of SO3, or we can directly write the amount of SO3 if you want to write. So I can say that mass of SO3 in 100 gram of mass of SO3 in 100 gram of oleum. So it will be
How much? हिंदी का भी X minus 100 by 80 into 80. And since it is the mass in 100 grams, so same amount can be written as percentage of free SO3. So this is the most common question. So percentage of free SO3 will be x minus 100 by 18 into 80. So those who are not very much clear about this concept, they can use this formula directly. Else I have explained you a concept, then now and 100 gram of oleum sample, x minus 100 gram of water is added, you get x gram of pure oleum. This is pure H2SO4. So the calculation is that amount of water should not be added more. If you add more, it will become dilute H2SO4. And if you add lesser, then SO3 will not be completely converted to H2SO4. So it will remain as oleum. So let's say I'll tackle first one question. Let's say I'll take 109% oleum sample and I have 50 gram of it. And to this sample, I have added, let us say 4.5 gram of water and I have got another oleum sample. So you have to predict its percentage labeling. This is the question. Find percentage labeling of new oleum sample. So since we know that it is given 109%, just a minute, not 4.5 gram, add 4 gram of water. So we have added 4 gram of water. So now we know we had 109% oleum sample is there. So all of you can simply say that from this oleum sample, if you add SO3 and water will form H2SO4. So if I'll take 100 gram of oleum sample, then we would have to add 9 gram of water. So for 50 gram of oleum sample, we must add how much? 4.5 gram of water. But actually how much water we have added? 4 gram, right? Was you understood what I'm saying? अगर 109% ओलियम सैंपल है इसका मतलब अगर इसका 100 ग्राम सैंपल लेते हैं अगर क्वेश्चन के फॉर्म में टैकल करें तो अगर हम इसका 100 ग्राम सैंपल लेते हैं तो मुझे 9 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ता बट नाउ वी हैव टेकन 50 ग्राम सो वी हैव टू ऐड सिंपली 4.5 ग्राम ऑफ वाटर टू गेट प्योर H2SO4 बट सिंस आई हैव एडेड 4 ग्राम ऑफ वाटर दैट मींस ओलियम सैंपल इज लेफ्ट so now the trick is that if you have added 4 gram of water so total mass become 54 gram of oleum sample. And to this 54 gram of oleum sample, if I'll add 0.5 gram of water, it will give you pure H2SO4. Give you pure H2SO4, right? So simply बस जस्ट यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना होगा. अगर मैं 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल लूंगा तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा इस नए वाले सैंपल में. सो इट विल बी 0.5 बाई 54 इंटू 100. और नई आपको लिखनी है तो लेबलिंग विल बी 100 प्लस अमाउंट ऑफ वाटर एडेड. So 100 plus 50 by 54. This will be your new answer. Clear? इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें टाइट्रेशन वाले पार्ट को हम लोग वॉल्यूम के साथ लिंक कर सकते हैं. This is another question for you. In the question it's given 1 gram of oleum sample is diluted with water. The solution required 54 ml of 0.4 and NaOH for complete neutralization. Percentage of free SO3 in the sample. अब देखो आप सबको पहले जो ट्रिक मैंने समझाई वो समझ में आने लगी. लाइक फ्री SO3 को डील कैसे करना है, कितना H2SO4 प्रोड्यूस करेंगे. फ्री SO3 को कैसे डील करना है, कितना H2SO4 प्रोड्यूस करेंगे. तो जो भी H2SO4 प्रोड्यूस होगा वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा. So can we write milli equivalent of H2SO4 will be equal to milli equivalent of NaOH because जो भी ओलियम सैंपल है आपने उसको डाइल्यूट करके फाइनली H2SO4 बनाएगा. अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हमें डायरेक्टली क्लियर है तो 54 इंटू 0.4 और H2SO4 का n फैक्टर अगर आपको पता है दैट इज 2 तो मैं यहाँ से मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस लिख सकता हूँ. मास ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड क्योंकि जो प्रोड्यूस हुआ होगा वही रिएक्ट किया H2SO4 से. So this mass of H2SO4 produced is 54 into 0.4. ये तो हो गए आपके moles. Sorry, this is equivalent and
Moles into n factor is equivalent. So moles will be divided by n factor of H2SO4, which is 2. This is milli equivalent. So into 10 power minus 3. This is moles into 98. This is amount. I wish all of you have understood. Just check it carefully. एक दो स्टेप में थोड़ा कम लिखा है, बट अगर डाउट होगा तो आप बाद में क्लास के पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल. नाउ द कंसेप्ट इज, अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लूंगा तो उससे जितना प्योर H2SO4 बनता है दैट इज X%, और उसमें से जो वाटर वाटर सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे उससे हम लोग लेवलिंग डिसाइड कर देंगे. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है. सम ऑफ यू मे कैलकुलेट इट क्विकली. तो ये 1.0, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1.0584 ग्राम आपका आंसर बनेगा. तो इसका मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम ओलियम सैंपल था तो इसमें मैंने कितना पानी ऐड करा, 0.0584 ग्राम वाटर ऐड किया होगा. तो इससे मुझे 1.0584 ग्राम प्योर H2SO4 मिला होगा. आप डेफिनेशन अप्लाई कर लो. क्लियर? तो अगर मैं 100 ग्राम ओलियम सैंपल देता, कितना वाटर ऐड करना पड़ता, 5.84 ग्राम. और 0.84 ग्राम वाटर ऐड करते हैं तो मोल्स ऑफ वाटर निकल आएगा यहाँ से मेरे पास. दिस इज 5.84/18. यही आपका मोल्स ऑफ SO3 हो जाएगा, जहाँ से आप अमाउंट ऑफ फ्री SO3 भी निकाल सकते हो. या आप पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था, आप उससे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइट्रेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा. सो 5.84/18 इंटू 18. अप्रॉक्सीमेटली 26% के आसपास आएगा. अगर कोई कैलकुलेट करके चेक करेगा तो चेक कर लीजिएगा. आंसर विल बी क्लोज टू 26%. 25.9 समथिंग बनेगा. राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर लिखेंगे 26%, अदरवाइज एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो. ठीक है? अब इसी की तरह एक नए क्वेश्चन कंसेप्ट को अगर इनकॉर्पोरेट करूं, या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसी में थोड़ा सा मर्ज कर दूं. फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर के हिसाब से तो कंप्लीट हो गया, बट अगर इसी में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट ऐड करूं तो थोड़ा सा पहले आपको ओलियम का कंसेप्ट समझ आना चाहिए. बेसिकली व्हाट आई हैव डन, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पार्ट यहीं पे IOC वाला भी बता देता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाओ. सो बेसिकली हमने ओलियम में करा क्या, हमने ओलियम के अंदर करा ये कि हमारे पास जो H2SO4 था उसमें एक SO3 डिजोल्व कर रखा है. तो IOC के कंसेप्ट से बताऊं तो ये आपका एसिड है और ये आपका एनहाइड्राइड है. एनहाइड्राइड मतलब किसी भी एसिड में से आप वाटर एलिमिनेट कर लो तो जो ऑक्साइड बनता है दैट इज रेफर्ड एज एनहाइड्राइड. तो एसिड और एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं. अब इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं किसी भी एसिड के लिए लेबलिंग वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री में तो लेबलिंग ऑफ ओलियम का ही कंसेप्ट है, बट अगर मैं इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करूँ, जो कि मैंने अभी अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. क्वेश्चन रूटीन है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले भी अटेम्प्ट किया हो, बट कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन. आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, और एडवांस में चूंकि नए क्वेश्चन बनाने का एक यूज से कल्चर है तो दे मे यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस क्वेश्चन. तो कैसे यूज करेंगे आपको समझ आ रहा है टेक्निक. मैंने आपको टेक्निक बताया कि ओलियम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एनहाइड्राइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा किसी भी एसिड और एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हो. अब जैसे दूसरा एग्जांपल में एसिड के फॉर्म में लूँ तो जैसे आपने HNO3 लिया. सो HNO3 के लिए एनहाइड्राइड हुआ N2O5. कंसेप्ट सेम रहेगा. अभी सवाल करना मैं बता रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में सिखा दूंगा अभी आपको. तो अभी मैंने अगर एसिड लिया, लेट्स से HNO3, और ऐसा आप किसी भी एसिड के साथ कर सकते हो. इसीलिए मैंने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग. एसिड एंड एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन का खेल है. तो लेट्स से आई हैव टेकन HNO3, दिस इज एन एसिड, और इसका एनहाइड्रेट क्या होगा, N2O5. तो आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा, बहुत आसान बात है. ये एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन हो गया. तो आप यही लेबलिंग HNO3 और N2O5 के साथ भी कर सकते हो. दूसरा एसिड जैसे मैं लिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, P4O10. इसके लिए भी यही काम कर सकते हो. लेट से हमने लिया बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, और इसका एनहाइड्राइड लिया तो B2O3. वैसे कोई भी एसिड और एनहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से आप लेबलिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो. दिस इज द आर्ट, और वी कैन से आइडिया फॉर अ न्यू क्वेश्चन. सो बेसिकली
लेबलिंग कंसेप्ट जहां पे भी आप यूज करेंगे वहां सारी जगहों पे आपको एसिड और एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन मिलेगा। बस ये ट्रिक आप दिमाग में बैठा लो। देन यू कैन यूज दिस कंसेप्ट फॉर एनी, बिकॉज एसिड और एनहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन में आप पानी मिलाओगे तो जो एनहाइड्राइड होगा वो करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो अपने गिवन अमाउंट ऑफ एसिड से हायर आएगा। इसीलिए अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट याद हो, यहीं पे ब्रीफली बता दूं, तो ओलियम के केस में जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवलिंग आती है, इस कंसेप्ट के लिए तुम्हारे पास नेम है ओलियम। बाकी लोग कोई भी नया नाम यूज कर सकते हैं, या सिंपल नाम नहीं लिखेंगे तो रैंडम भी लिख सकते हैं। तो ओलियम के केस में जो लेवलिंग आएगी वो मिनिमम लेवलिंग 100% होगी, जिसको हम लोग प्योर H2SO4 बोल सकते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम लेवलिंग आती है वो 122.5% आएगी, जिसको हम लोग प्योर SO3 की तरह टैकल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व करके देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लास्ट में डाउट में पूछ लेना, बता दूंगा। तो ये 100% का मतलब होता है प्योर H2SO4, और 122.5% का मतलब होता है प्योर SO3। और इसके बीच में जितना भी सब्सटेंस होगा इसको बोलेंगे ओलियम। तो ओलियम लेवलिंग मतलब आपका 100% से स्टार्ट करके 122.5% की रेंज में जो कुछ भी क्रिएट होगा, दैट इज ऑल रेफर्ड एज ओलियम। ठीक है। 100% को ओलियम नहीं बोलेंगे, दैट इज प्योर H2SO4। 122.5% को हम लोग भी ओलियम नहीं बोलेंगे, दैट इज प्योर SO3। अब इसी कंसेप्ट को मैंने यूज अप्लाई करा लेट्स से S3PO4 और P4O10 कंसेप्ट के लिए। द क्वेश्चन यू कैन से इट्स गिवन सिमिलर टू द लेवलिंग ऑफ, similar to percentage labeling of oleum, a mixture of S3PO4 and P4O10 is labeled as 100 plus X%. Then, if X is the, just, and it's given where X is the maximum mass of water which can react with P4O10 present in the 100 gram of mixture of S3PO4 and P4O10. If such a mixture is labeled as 127% by mass of P4O10 and 100 gram of mixture is, so आपको P4O10 का मास 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर बताना है। सो इनडायरेक्टली वैसे ही हो गया जैसे अभी हमने पिछले केस में लेबलिंग ऑफ फ्री SO3 या परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 पूछ लिया था। अब यहाँ SO3 नहीं बोल रहे हैं, मास ऑफ P4O10 बोल लिया, तो उसको आप फ्री SO3 की तरह टैकल कर सकते हो। तो कंसेप्ट समझ में आया आपको? अगर 127% लेबलिंग दे रखी है तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी? P4O10 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे। अच्छा, अब यहीं पे आप एनॉर्निक का कंसेप्ट सब लोग समझते होंगे। एक्चुअली में S3PO4 इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें जब 6 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तब 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्रिएट होता है। नॉर्टे का कंसेप्ट आपको पता होगा, S3PO4 एनहाइड्राइड ऑफ P4O10 है। बट P4O10 में अगर हम 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो सबसे पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। फिर और 2 मोल ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो इससे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। फर्दर 2 मोल्स ऑफ एसिड लीड्स टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, मैंने एक बार में लिख दिए। इनऑर्डिक के एंगल से अगर किसी को समझना है तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, या चाहो तो यहीं पे लिख लो। 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट मेटाफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एंड फाइनली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अभी मैंने डायरेक्टली बैलेंस करके लिख दिया है। सो इन दिस केस लाइक आपने 127% बाई मास दे रखा है, या लेबलिंग 127% दे रखी है। तो 127% लेबलिंग का मतलब अगर मैं 100 ग्राम मिक्सचर लूंगा जिसमें P4O10 और S3PO4 है, तो वाटर एडेड कितना होगा? 27 ग्राम। ये बात आपको डायरेक्ट समझ में आ रही? लेबलिंग का कंसेप्ट ही यही है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ वाटर एडेड टू 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। पिछले वाले सवाल तक इसी को ओलियम लिख रहे थे, अभी मिक्सचर बोल दे रहे हैं। तो ये आपको डायरेक्टली 27 ग्राम पता चल गया, क्योंकि जो लेबलिंग होती है उसमें से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, X माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करते हैं। पिछले सवाल का कंसेप्ट डायरेक्टली रिकॉल करके लिखना है। सो 27 ग्राम वाटर मैंने ऐड करा, तो मोल्स के टर्म में सीधे सीधे 27/18 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोइक्योमेट्री भी यूज करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने ऐड करा है वो है 27/18 मोल्स। पिछले वाले पार्ट में SO3 और वाटर 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहे थे, तो जो मोल्स ऑफ वाटर था वही एग्जैक्टली मोल्स ऑफ P4O10 था, वही एग्जैक्टली मोल्स ऑफ SO3 था। इन केस ऑफ P4O10 इसको बाई 6 करना पड़ेगा। 1 मोल रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो P4O6 के मोल्स हो गए 1/6 इंटू 27/18 मोल। और फिर इसका अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा 54। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ P4O10 अगर कैलकुलेट करेंगे
So mass of P4O10 will be 1 by 6 into 27 by 18 into 284. So सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आएगा अगर सॉल्व कर लिया हो तो। अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम 1 ग्राम आना चाहिए। दिस इज 71 ग्राम। दिस विल बी योर आंसर। आंसर समझ में आया? कोई भी एनहाइड्राइड ऑक्सीजन एसिड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक का पार्ट बनाएंगे तो मैंने आपसे बोला कंप्लीट लाइक एनहाइड्राइड को एसिड में कन्वर्ट किया है। इनऑर्गेनिक के पार्ट से बताऊं तो मैंने बोला था 3 स्टेप रिएक्शन है। इसी को लिखना है तो मैं लिखे देता हूँ, साथ में थोड़ी सी इनऑर्गेनिक याद करते चलेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। सो P4O10 2 moles of water ऐड करा, फर्स्ट इट विल फॉर्म मेटाफॉस्फोरिक एसिड 4HPO3। दिस विल फॉर्म 4 units of HPO3। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। Then due to this metaphosphoric acid, we add further 2 moles of water. It will produce 2 moles of pyrophosphoric acid, H4P2O7. This is pyrophosphoric acid. And the last part, if we have 2 moles of H4P2O7 and you add further 2 moles of water, it will form 4 moles of S3PO4, which is called orthophosphoric acid. चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है बट अब चूंकि कंसेप्ट आया तो आपको बता दिया यहीं पे, पूरी बात भी याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्रिएट करने वाले के ऊपर। दे मे टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ P4O10 HPO3 P4O10 H4P2O7, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। कंसेप्ट दिमाग में बस ये रखना है कि एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करके जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एसिड का मैक्सिमम अमाउंट लेवलिंग होता है। और इनिशियल सैंपल जो लिया जाता है वो 100 ग्राम लिया जाता है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस हुआ उसमें से 100 ग्राम हम हटा दोगे तो अमाउंट ऑफ वाटर निकल आएगा। अमाउंट ऑफ वाटर आते ही सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी एनहाइड्रेट की रिएक्शन से एसिड बनाई है उसको बैलेंस करके लिख लीजिए। मोल्स ऑफ वाटर से डायरेक्टली मोल्स ऑफ एनहाइड्रेट का अमाउंट निकल आएगा। और मोल्स ऑफ एनहाइड्रेट का अमाउंट निकालना परसेंटेज लेवलिंग में फ्री SO3 है। बाकी केस में जो भी एनहाइड्रेट होगा, जैसे HNO3 में N2O5 हो सकता है, P4O10 अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, HNO2 एग्जाम्पल होगा तो N2O3 हो सकता है। ऐसा कोई भी एसिड एनहाइड्रेट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। H2SO3 के केस में SO2 हो सकता है। तो वो कोई भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, जो आपने बोला, दैट वाज हार्डनेस ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव डेल्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये भी ऐसा कंसेप्ट है जो इनऑर्गेनिक से लिंक होगा। पहले आपको हार्डनेस ऑफ वाटर पता है, इट इज बिकॉज ऑफ 6 substances। वी आर यूजिंग फर्स्ट टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस कॉजेस टेम्परेरी हार्डनेस। हाइड्रोजन वाले चैप्टर का पार्ट है, आपको आइडिया होगा ही डेफिनेटली। सो हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं एंड ऑल दैट पार्ट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हियर वी आर गोइंग टू जस्ट मेजर अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज पार्ट ऑफ आवर फिजिकल केमिस्ट्री एंड और द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली। रेस्ट पोर्शन हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हार्डनेस कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे रिमूव करते हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ चैप्टर हाइड्रोजन। सो जब हम ऐसा डील करेंगे तो आपको समझाएंगे। परमानेंट हार्डनेस के केस में हमारे पास क्लोराइड और सल्फेट रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपको पता है। मैं सिर्फ ब्रीफली कंसेप्ट ऐड किए देता हूँ। सो क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस कॉजेस परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, ये दो मेन कंसेप्ट हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन टैकल होना है। ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि जो हार्डनेस हम लोग रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में इन द ppm यूनिट। So hardness is reported in terms of equivalent amount of calcium carbonate in ppm unit. And I wish all of you are aware of the term ppm is parts per million, means 10 पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जो हार्डनेस कॉज करेगा। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से हार्डनेस नहीं होनी है, तो जिस सब्सटेंस से हार्डनेस कॉज होगी उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है।
खास बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है या जो सॉल्ट हार्डनेस कॉज कर रहे हैं सबके लिए एन फैक्टर 2 है, बिकॉज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल 6 सॉल्ट्स हैज एन फैक्टर 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट भी एन फैक्टर 2 है, तो सिंपली हम लोग इन्हें मॉलिक्यूलर मास से लिंक कर लेंगे। तो कंसेप्ट है जिस भी सब्सटेंस की वजह से हार्डनेस कॉज हो रही है उसके मॉलिक्यूलर वेट को 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट करके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और उससे हार्डनेस निकाल लेते हैं। बी वेरी केयरफुल, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई हार्डनेस कॉज नहीं होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होने की वजह से इस सब्सटेंस को प्रेफरेंस दी गई है और इसके टर्म में हम लोग हार्डनेस मेजर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? सो वी बेसिकली मेजर हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन कर लीजिए। तो हार्डनेस का हम लोग एक क्वेश्चन ही टैकल कर लेते हैं, उसी से डील करेंगे इस चीज। 200 gram of sample of hard water is passed through the column of cation exchange resin in which H plus is exchanged by calcium 2 plus ion. The outlet of water of column required 50 ml of 0.1 NaOH for complete neutralization. What's the hardness of calcium 2 plus in ppm? So basically हार्ड वॉल सैंपल है, इसमें कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस अगर मैंने अप्लाई करा तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये इन विच H प्लस इज एक्सचेंज बाई के Ca2 प्लस, तो जितना भी Ca2 प्लस है वो H प्लस से रिप्लेस हो गया। तो जो आउटलेट ऑफ द कॉलम रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ 0.1 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो जो भी पार्ट होगा उसमें हमारा H प्लस वाला पार्ट आने लग जाएगा, उसे हमें NaOH से न्यूट्रलाइज करना है। क्लियर? सो विद दिस यू हैव टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ द वाटर एंड यू नो दैट हार्डनेस ऑफ वाटर विल बेसिकली रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बेसिकली जो 200 ग्राम ऑफ सैंपल आपने लिया है इसमें कैलकुलेशन करेंगे और बाद में से रिपोर्ट किसमें करना पड़ेगा, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो हमने यूज किया, so milli equivalent of NaOH we have used 50 ml 0.1 m means 5 milli equivalents। जितने मिली इक्विवेलेंट NaOH यूज हुआ वही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस हो जाएगा, और इसी को हम लोग मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस भी लिख सकते हैं। इसी को मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में भी लिख सकते हो। सो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया मुझे। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है वो हमारा 200 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो 10 पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो 10 पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कैल्शियम 2 प्लस हो गया 5 मिली इक्विवेलेंट्स, और इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 100/2 एन फैक्टर कैल्शियम के लिए 2 हो गया। सो दिस इज दिस मच ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 200 ग्राम, सो डिवाइड बाई 200 इंटू 10 to the power 6। इतने ppm आपकी हार्डनेस आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए मेरी समझ से 750 ppm के आसपास आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना। सिंस इट इज अ मिली इक्विवेलेंट इन द स्टार्टिंग, सो 10 पावर -3 मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली इफ आई राइट द आंसर it will come out to be 5 into 1000/4। So this is your hardness in terms of like a cation exchanger, this will be your answer। इसके बाद एक कंसेप्ट और यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड हम परसेंटेज
of available chlorine. ये बेसिकली हाइपोहेलाइट बेस ब्लीचेस के लिए यूज करते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से बता देता हूँ। उसमें बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि जो ब्लीच यूज करते हो आप OCl-, इससे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराने के लिए अगर हमने 100 ग्राम ब्लीच लिया, तो उससे जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कराने के लिए अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड चाहिए होता है। अमाउंट ऑफ क्लोरीन विच ऑक्सीडाइजेस सेम अमाउंट एज 100 ग्राम ऑफ ब्लीच। मैक्सिमम ऑफ यू अवेयर ऑफ द कंसेप्ट, तो मैं सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में सिखा दे रहा हूँ आपको। सो लेट्स आई टेक दिस क्वेश्चन। It's given in a given sample of bleaching powder of percentage of available chlorine is 49. The volume of chlorine obtained if 100 gram of the sample treated with HCl at NTPS. So what we are supposed to do, since it is given percentage available chlorine is 49 gram. So it means if I take 100 gram of bleach, this is the sample. This will be oxidizing the same substance as 49 gram of chlorine. First, I'll calculate equivalent of 49 gram of chlorine. Equivalent of 49 gram of chlorine. So it will be 49 by 35.5 mass upon equivalent weight. And this will be the equivalent of the sample which we are using for complete oxidation of HCl. So volume of chlorine obtained in 10 gram of samples treated with HCl at NTP. So if I'll take the sample 10 gram, so 100 gram is 49 grams, so 10 gram will be 4.9 gram. So I can write gram equivalent of sample, gram equivalent of sample in 10 gram will be 49 by 355. Okay. And this is treated with HCl to produce chlorine. So our sample is, let's say, hypohalite bleaching powder. So you can say OCl minus plus Cl minus will give you chlorine, right? OCl minus reacts with Cl minus will give you chlorine. So if I'll simply balance it, I'll write here water. And to counterbalance, we have to add here 2H plus. So if it is 49 by 355 gram equivalent and factor is 2. So into 1 by 2, this is the moles. So same amount of chlorine will be formed. So moles of chlorine formed will be equal to 49 by 355 into 1 by 2 into, and we have to report the volume at NTP. So 22.4 simply will multiply. So volume of chlorine can be calculated as 49 by 355 into 1 by 2 into 22.4 liters. Okay. So just make a calculation and verify the answer. So this comes out to be 1.5 liter and this will be your answer. One more question on the same concept if you want to deal is, it is 5 gram of bleaching powder is dissolved in water to make 500 ml of the solution. 20 ml of this acidified with acetic acid and treated with KI solution. The iodine liberated required 20.20 ml of M by 10 Na2H2O3 solution. अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से टैकल कर सकते हो। आप इसको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की तरह भी यूज कर सकते हो बिकॉज हाइपो सोल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर में जितना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करा उसी को अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऑक्सीडाइज से डील कर सकते हैं। तो बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन द सिमिलर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली कंसेप्ट इज 5 ग्राम सैंपल को इक्विवेलेंट लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन बेसिकली, और बेटर टू से मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो लिबरेट हुआ
उसी को मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन के इक्वल कर दूंगा। ऑल्दो इस कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ कंसेप्चुअली, आप सब जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा उन्हीं दो सब्सटेंस के इक्वल करते हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। बट सिंस इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपने सबने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन में अप्लाई करते हैं तो एन फैक्टर्स ऐसे एडजस्टेड है कि आप इसे सारे इक्विवेलेंट्स बराबर करने में यूज कर सकते हो। सो इट्स अ स्पेशल केस। तो ध्यान से याद रखना है, यहाँ मैं इक्वेट कर रहा हूँ बट इससे मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट करना है। इक्विवेलेंट्स केवल उन्हीं दो सब्सटेंस के इक्वल होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। अभी ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं करने होते हैं दो इक्वेशंस में। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 is milli equivalent of iodine and this is equal to milli equivalent of chlorine, और सेम अमाउंट एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और या मिली इक्विवेलेंट ऑफ योर ब्लीच विच इज हाइपोक्लोराइट। So the same thing can be written as milli equivalent of OCl minus. So milli equivalents of hypo, if I'll calculate, it is simply is equal to 20 into 1 by 10, and factor of hypo is 1 because Na2S2O3 gets converted to Na2S4O6. So this is milli equivalent and this is same amount as milli equivalent of chlorine form. So I can write amount of chlorine directly. So 20 into 1 by 10, this is milli equivalent into 10 power minus 3, this is gram equivalent. N factor is 2, so into 1 by 2, this is moles, into 71, this is the amount. And this is the amount in 20 ml. So we need for 500 ml. So amount of chlorine in 20 ml chlorine equivalent to, you can say 20 ml of bleach. Now we have to calculate it for 500 ml. Convert the same amount into 500 ml. 500 ml means divide by 20 into 500. We'll do the same thing for 500 ml sample. This into by 20 into 500. And this is for 5 gram of sample. So for 100 gram of sample, if I'll calculate, this will be percentage available chlorine. So for 100 gram sample, it will be, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो ये आपका हो जाएगा 71 इंटू 0.5/20 इंटू 100/5। ठीक है, दिस कम्स आउट विद 35.5%। क्लियर। अब देखो इसके बाद एक दो स्टैंडर्ड केस डील कर दे रहा हूँ, दैट इज अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। के लिए सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे देता हूँ, दो कंपाउंड लिख रहा हूँ, बाकी तो आप ज़्यादातर जानते हो। तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। दोनों स्टैंडर्ड केस हैं। सबसे पहले TlI3 टैकल करना है, दूसरा कंपाउंड टैकल करना है आपको I4O9। और इसमें आप चारों आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर अलग अलग निकाल देंगे तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। और एक कंपाउंड हम लोग लिखेंगे रिंग कॉम्प्लेक्स वाला FeS2O5NOSO4। और प्रिसाइसली लिख दूं तो ब्राउन रिंग फॉर्म्ड इन, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने सब में नाइट्रेट एंड के टेस्ट में इसको पढ़ रखा है। क्लियर। तो ये तीन कवर्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन रिपोर्ट करना है। दीज आर 3 क्वेश्चंस, तो वैसे ज़्यादातर लोग आराम से कर लोगे। जिन्हें आइडिया नहीं है वो एक बार रिकॉल कर लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन। आपके शॉर्ट नोट का पार्ट होना ही चाहिए तीनों क्वेश्चंस, एल्स थोड़ा ट्रबल हो सकता है। शुड बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ योर शॉर्ट नोट, नहीं हो तो जरूर ऐड कर लीजिएगा। इसमें मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन बनता है। तो सबसे पहले आप जानते हो TlI3 ये आपका Tl+I3- है, इसलिए थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रिपोर्ट करना है। I499 is an ionic compound, so it is iodine iodate. It is basically I3 plus IO3 minus whole thrice. This is kind of compound. It is an ionic compound. So एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 और बचे
तीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ईच है। एवरेज निकाल के देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें बेसिकली आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पे NO भी +1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। इतनी बात आपको कम से कम पता रखनी है। ठीक है। Then we deal another question which is again very important. It is of balancing of redox reaction. So if I write find A, B, C in the following. Let us say I'm balancing about KMnO4, Fe2C2O4 whole thrice in acidic medium. थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए चलो हाइंस हटा देता हूँ। This you have to balance to Fe3 plus Mn2 plus and water. The coefficient which you have to balance A, B, C. एक बार क्विकली कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है बट मेजोरिटी ऑफ यू में ट्रबल बिकॉज आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा नहीं होगा, क्योंकि इस बैलेंसिंग में अगर आपने हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो सकता है। तो इन दिस इक्वेशन इफ यू डू बैलेंसिंग जस्ट बाय मास बैलेंस तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। बट हियर यू कैन नोटिस दैट चार्ज इज नॉट बैलेंस, सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो आपको सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कंसेप्ट यूज करके बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. You have to check left hand side and right hand side total charge. So charge on the left hand side and right hand side is not balanced in the first case. So simply hit and trial technique avoid करनी है especially when you are going to tackle J advanced paper. और अगर यूज कर भी रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको मास और चार्ज दोनों बैलेंसिंग चेक कर लेनी है, केवल मास बैलेंसिंग चेक करके आंसर नहीं लिखना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ यू कैन मेक मिस्टेक। तो मैंने ABC की वैल्यू पूछी है, हमारा A आएगा 6, B आएगा 5 और C आएगा 48। ये आंसर होगा। ठीक है। चलो देन अ लिटिल like review of mole concept. We are dealing with a few question. So it's given 2N2O5 is 4NO2 plus O2, T equal to 0, 2 moles N2O5 only is present and T equal to 2 T naught, N2O5 starts decomposing. At 4 T naught, weight of O2 is found to be 16 gram. Select the correct statement. बहुत बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सिंपली बस टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो रूटीन पार्ट है। आप में से जिन्होंने नहीं इस तरह का केस डील किया हो तो बस देख लीजिए। T इक्वल टू 0 पे आपके पास 2 मोल्स ऑफ N2O5 है। T इक्वल टू 2 T नॉट पे आपको बोला गया रिएक्शन स्टार्ट करी गई है, तो ध्यान रखना है T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 2 T नॉट वो टाइम है जिसमें वो टेम्परेचर अचीव हुआ होगा जिससे रिएक्शन हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 2 T नॉट तक रिएक्शन क्यों नहीं प्रोसीड करी। मैंने आपसे बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको टिपिकल कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, राइदर देन एक्चुअल कंडीशंस। तो यहाँ तक रिएक्शन हुई नहीं, अभी भी 0-0 है। और T इक्वल टू 4 T नॉट पे आपको आगे का डेटा दे रखा है। So T इक्वल टू 4 T नॉट पे ऑक्सीजन वेट इज फाउंड टू बी 16 ग्राम, विच यू कैन सिंपली कन्वर्ट इनटू मोल्स 0.5। तो अगर 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा। तो इन दिस कंडीशन इट इज 1 मोल एंड सिंस 1 मोल ऑफ N2O5 हैज कंज्यूम सो इट हैज फॉर्म 2 मोल्स। उसके बाद आप प्रोटीन आंसर चेक कर लीजिएगा। T इक्वल टू T0 पे वेट ऑफ N2O5 इज लेस देन 216। आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो केयरफुली मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया बिकॉज मास विल बी सर्टेनली 216 ग्राम, क्योंकि T इक्वल टू T0 तक तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। T इक्वल टू 3 T0 पे वेट ऑफ NO2 इज लेस देन 92 ग्राम। सो NO2 का T इक्वल टू 4 T0 पे मास 2 मोल्स है, सो 2 मोल्स इज बेसिकली 92 ग्राम। ठीक है। NO2 मॉलिक्यूलर मास 46 आएगा, तो T इक्वल टू 3 T0 पे लेस देन 92 हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। T इक्वल टू 5 T0 पे मास ऑफ N2O5 इज मोर देन 108 ग्राम। तो 1 मोल है तो 108 ग्राम से आगे रिएक्ट ही करेगा, तो मोर देन नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट है। एंड T इक्वल टू 4 T0 टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 2.5, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज टोटल मोल्स आर 3.5। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो, एक और कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट में जिसमें हम लोगों को अलग अलग इक्वेशंस नहीं लिखनी चाहिए। अलग अलग इक्वेशंस लिखनी चाहिए अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व।
तो यहाँ पे देखेंगे दोनों रिएक्टेंट्स को लिमिटिंग किया गया। इट्स अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप में से ज़्यादा लोगों ने करा ही होगा। सो 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली टू यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3। तो हमें दो अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl। So I2 plus Cl2 gives 2 ICl, first equation. Second case I2 plus Cl2 gives ICl3। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 3Cl2 से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। एंड सिंस बोथ द इक्वेशंस आर रीच टू द कंप्लीट वैल्यू, सो इफ आई राइट इनिशियली लेट्स से इट्स A मोल, तो Cl2 का जो मोल्स रिएक्ट करेगा वो भी A मोल्स हो जाएंगे। सेकेंड वाले रिएक्शन में इसका B मोल रिएक्ट करेगा, तो उसका 3B रिएक्ट करेगा और इसका 2B फॉर्म होगा। आपसे रेशियो ऑफ ICl एंड ICl3 पूछा गया है, सो बेसिकली आपको एज टू बी रिपोर्ट करना है या 2:2b रिपोर्ट करना है। सिंस बोथ द रिएक्टेंट्स आर completely reacted, so A plus B is moles of iodine, which is 25.4 by 254, which is 0.1। और दूसरे एक्सप्रेशन में A plus 3B is basically chlorine amount 14.2 by 71, which is 0.2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ B will be 0.1/2 and value of A will also be 0.1/2। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। कि आपको ICl और ICl3 का रेशियो कैलकुलेट करना है। बेसिक क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट जानने वाला बात थी, इसलिए थोड़ा सा मूल पार्ट भी रिव्यू करना था। बहुत ऑर्डिनरी बात है बट ज़्यादातर लोग कर लोगे। डाउट हो तो क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर लेना इस तरह के। सेकेंड केस में हमने दे रखा है नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस टू अमोनिया इन 3 स्टेप्स प्रोसेस। आपको अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं। यील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर गिवन। कॉमन क्वेश्चन इस समय जे एडवांस में यील्ड को लेके बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पार्ट पे फोकस कर लेना है। देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 लीटर्स एट 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1575 ग्राम ऑफ HNO3। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको सारे बैलेंस इक्वेशन दिए हैं, तो बहुत आसान है, फटाफट बस कैलकुलेट करते चले जाओ। रिवर्स कैलकुलेशन करने से अच्छा होता है फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, बाद में अमाउंट इक्वेट कर देना। सो इट्स बेसिकली 4 moles of HNO3, 5 moles of oxygen form 4 mole of NO and 6 moles of water. So if I'll take initially second step, 2NO plus O2 gives 2NO2. This is the equation. And the third equation is 3NO2 plus water. अच्छा, एक काम और कर लेना होता है, इक्वेशन बैलेंसिंग चेक कर लेनी होती है। ऑल्दो IIT वाले ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं करते कि गलत इनपुट देते हैं, बट इट इज़ रिक्वेस्टेड और रिकमेंडेड कि आप हमेशा चेक कर लो। ठीक है। सो आई थिंक सही लिखा है वैसे तो, बट किसी को डाउट हो तो क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। सो हमने इनिशियली आपको A मोल्स ऑफ अमोनिया ले लेना है। सो A मोल्स ऑफ अमोनिया से NO प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मोल से 4 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मोल्स ऑफ NO, A मोल्स ऑफ NO is produced। This A mole of NO has converted again into A moles of NO2, and this A moles of NO2 produces 2/3 A moles of HNO3। इसको अमाउंट को इक्वेट करके आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग कर लोगे। फिर मैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे चलता हूँ। सो आपको अमाउंट ऑफ HNO, अच्छा एक मिनट, इसमें ईल्ड वाला पार्ट और इन्वॉल्व करना है। सो दिस इज एक्चुअल अमाउंट विच हैज प्रोड्यूस। अब अगर ईल्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो फर्स्ट स्टेप की ईल्ड 50% है, तो इंटू यहाँ 0.5 करना नहीं भूलना है। इट वॉज ईल्ड बेस्ड क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट स्टेज में उसने बोला है कि फिर 60% है, तो ये 0.5 इंटू 0.6 हो गया। और थर्ड स्टेज में उसने बोला हुआ है अगेन यील्ड इज 80%, सो दिस इंटू 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.8। तो फाइनल अमाउंट इज 2/3 A इंटू 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.8। ये आपके मोल्स ऑफ HNO3 हो गया। इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1575 ग्राम आ जाएगा, जिससे आपको मोल्स ऑफ अमोनिया निकल इससे आपको मोल्स ऑफ अमोनिया निकल आएगा। बाद में वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना। बेसिक क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देना, वो आप कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को लेके। सो इट्स गिवन 1 लीटर ऑफ मिल्क वेज 1.032 kg। The butter fat is contains to the extent of 4% by volume, has a density of 865 kg per meter cube. Density of fat free skimmed milk is asked. So basically अगर आपने एक एक लीटर 1 लीटर मिल्क जिसका वेट दे रखा है आपको 1.032 kg, तो मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखे देता हूँ। तो इनिशियली जो हमारे पास मिल्क है वो 1 लीटर वॉल्यूम है,
और इसमें 1032 ग्राम वेट है, राइट। इसमें गिवन है कि 4% बाई वॉल्यूम जो है, जिसकी डेंसिटी 865 ग्राम है, वो बटर है। तो बटर का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 4%, सो विच इज 40 ml। ठीक है। और अगर इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो 8.865 इसकी डेंसिटी है। दिस इज 34.6 ग्राम आई थिंक। सिंपली 0.865 मल्टीप्लाई करना है, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। अब जो स्किम फ्री मिल्क होगा उसका वॉल्यूम हो गया 960 ml, और इसका मास हो गया 997.4 ग्राम। डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम मिल्क निकालना है तो सिंपली मास बाई डेंसिटी कर दीजिए बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.039 के आसपास आ जाएगा अगर आप रिपोर्ट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर 1039 राउंड ऑफ करके बनेगा। अगर नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करेंगे, क्लोजेस्ट कैलकुलेशन करनी है तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख। अब मैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, विच यू में से लाइक टाइट्रेशन पार्ट, जिसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें डील करनी है। ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पूछा था, वो डील कर रहा हूँ। सो इट्स गिवन अमोनियम फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO3 माइनस एंड PS3 एंड ऑन रिएक्टिंग विद KMO4 in acidic medium, 50 ml of 0.2 m ammonium phosphate solution reacts with 16 ml of KMNO4 solution. The normality of KMNO4 solution is। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो बेसिकली अमोनियम फॉस्फेट है, उसमें जो फॉस्फेट आयन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और कुछ पार्ट हम लोग KMNO4 से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इट इज NH4 होल थ्राइस PO4। मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, जल्दी कैसे करते हैं और पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करना है तो वो भी बताता हूँ। तो इस रिएक्टेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 से +5, और फॉस्फेट सॉरी -3 से +5। इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैज चेंज फ्रॉम -3 टू +5, एंड फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन चेंज फ्रॉम +5 टू -3। सो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक पार्ट ऑक्सीडाइज एक पार्ट रिड्यूस, सेम सब्सटेंस के साथ। एट द सेम टाइम जो दूसरा सब्सटेंस है वो KMNO4 है, जो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो ये +7 से +2 का केस है। सो द पॉइंट इज, ये 50 ml ऑफ 0.2 m अमोनियम फॉस्फेट ले रखा है हमने। तो टेक्निकली अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 अमोनियम आयन, एक फॉस्फेट आयन और MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन चल रहा है, जिसमें ये NO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ 3 यूनिट्स, और PS3 में कन्वर्ट हुआ फॉस्फेट आयन, और MnO4 कन्वर्ट हुआ Mn2 प्लस में। तो आप ध्यान से देखोगे तो जितना अमोनियम आयन एक यूनिट है और जितना फॉस्फेट आयन है, दोनों के लिए एन फैक्टर सेम है। एक -3 से +5 जा रहा है, दूसरा +5 से -3 आ रहा है, तो एन फैक्टर सेम है। इसका मतलब जितने मोल फॉस्फेट आयन है वो उतने ही मोल अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो 3 मोल अमोनियम आयन को फॉस्फेट आयन अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो 3 मोल फॉस्फेट आयन चाहिए था, बट क्वेश्चन में एक या फॉर्मूले में एक ही है। तो इफेक्टिवली 2 मोल अमोनियम आयन MnO4 माइनस से ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अमोनियम आयन के लिए अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो ये -3 से +5 चेंज हुआ है, सो इट इज बेसिकली 8। ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट यू विल से MnO4 माइनस करेंगे, बट कौन सा वाला पार्ट जो फॉस्फेट ने ऑक्सीडाइज नहीं करा है। तो अब फॉस्फेट ने अगर कोई पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं करा है, T माइनस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कोई पार्ट अगर फॉस्फेट आयन ने ऑक्सीडाइज नहीं करा है तो वो कौन सा पार्ट है, 2 मोल अमोनियम आयन। मतलब जितना भी आपने स्टार्टिंग अमाउंट ले रखा था उसका केवल 2 पार्ट, एक पार्ट फॉस्फेट आयन ने ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो यहाँ पे 50 ml इंटू 0.2, ये तो मोलरिटी ऑफ अमोनियम फॉस्फेट हुआ, इसके 2 मोल ले लीजिए अमोनियम आयन जो ऑक्सीडाइज होने वाला है, और इसका एन फैक्टर कितना है, 8। ये समझ गए बात क्या करा मैंने।
अमोनियम फॉस्फेट का मोल्स हुआ 50 ml इंटू 0.2, ये मिली मोल हुआ अमोनियम फॉस्फेट का। उसका इंटू 3 करना चाहिए था मोल्स ऑफ अमोनियम आयन के लिए, बट उसमें से एक पार्ट फॉस्फेट आयन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो उसको हटा दो, तो दो पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इंटू 2 इंटू 8 एन फैक्टर। और इसको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के इक्वल करेंगे, तो KMnO4 का वॉल्यूम दे रखा है 16 ml और नॉर्मलिटी पूछी गई है N1। ये आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आप N1 अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और एल्स अगर आपको ये क्वेश्चन करना है प्रॉपरली, तो आपको पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से, फिर आपके प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो इट्स अ मियर कोइंसिडेंस कि यहाँ पे हमने फॉस्फेट आयन और अनाइट्रेट लाइक अमोनियम आयन के लिए एन फैक्टर सेम आ गया, तो हमने एक मोल फॉस्फेट आयन के लिए एक मोल अमोनियम आयन हटा के कैलकुलेशन कर दी। दिस इज अ डायरेक्ट ट्रिक जिससे आप सीधे सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट देखिएगा। सिमिलर टू दैट, इसी कंसेप्ट पे अगर आपको और एक क्वेश्चन सिखा दूं, क्योंकि आपने इस तरह के कंसेप्ट की रिक्वेस्ट डाली थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। Next case is given certain moles of HCN is oxidized completely by 25 ml of KMnO4 to produce CO2 and NO3 minus. When all the CO2 is passed through the lime water, the products are CO2 and nitrate ion. And all the CO2 is passed through lime water. 1 gram of calcium carbonate is obtained. So अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन हुआ है, तो मैं डायरेक्टली मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिंपली मीन्स 1/100 मोल्स ऑफ CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100, मोल्स हुआ 1/100, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल CO2 से रिलेट होगा, तो मोल्स ऑफ CO2 पता चल गया मुझे। अब उसने बोला हुआ है कि जो HCN का ऑक्सीडेशन है वो हम करा रहे हैं KMnO4 से, और HCN के दो अलग अलग पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर NO3 माइनस बन रहा है। एंड सिंस वी कैन यूज डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कार्बन एटम कंजर्व्ड है, वो किसी और फॉर्म में नहीं जा सकता। तो अगर CO2 1/100 मोल फॉर्म हुआ है, तो हमारा HCN भी 1/100 मोल होगा डेफिनेटली। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर दिस कंपाउंड। सो कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +2 2 +4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट -3 2 +5, और मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम मान के चल देते हैं, तो ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर 5 आ जाएगा। आई विश आप समझ गए। अब आपको सिंपली मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करने हैं दोनों सब्सटेंसेस के। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCN will be equal to milli equivalents of KMnO4. This is the part which we have to solve. Simplify कर दीजिए, milli equivalents of KCN will be 1/100 into n factor, so it's basically mole, so into 10 power 3 कर लीजिएगा, मिली मोल्स हो गए। और n factor of HCN if I'll calculate, so carbon changes 2 and nitrogen changes 8, so total changes 10 n factor. For KMnO4 it's given we are using 25 ml KMnO4, molarity M1, n factor 5. So from here you have to get M1, which comes out to be 100/125, which is 0.8. Yeah. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा मोल कंसेप्ट से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट और यू कैन से बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूले को स्मार्टली यूज किया गया। सो इट्स गिवन 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाइबेसिक एसिड yields on strong heating 0.5934 ग्राम ऑफ सिल्वर। द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, weight percentage of carbon is 8 times that of weight percentage of hydrogen and 1/2 of oxygen percentage. Determine the molecular formula of the acid. तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे मास रेशियो कैलकुलेट कर देना है। सो वी हैव थ्री सब्सटेंसेस, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So it's given if the weight percentage of carbon is 8 times the weight percentage of hydrogen. So if I'll assume it as X, carbon becomes 8X, and 1/2 of the weight percentage of oxygen. So weight percentage of carbon is 1/2 of oxygen, so it is 16X. So if I calculate the mole ratio, which is required for the empirical formula, so 8X by 12,
x by 1, 16x by 16. So this ratio can be calculated as 2 is to 3 is to 3. So empirical formula can be written easily. After that, you have to calculate the molecular weight, for which like you have indirectly hint for the question. Hint is given 1 gram of silver salt of organic dibasic acid is given, which on heating it produces 0.5934 gram of silver. So like simply कोई भी सिल्वर एसिड है उसकी डाइबेसिक एसिड है, तो अगर हमारा एसिड H2O है तो सिल्वर सॉल्ट Ag2A हो गया। इसको हीट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस होगा। So if I'll take 1 gram of this substance, then the molecular mass will be silver 108, so it is 216 plus, let's say, molecular mass of A, I'll assume as M1, और जो amount of silver produce हो रहा है that is 0.5934 by 108, और इनका मोल रेशियो 1:2 हो गया। So 1 by 216 plus M1 into 108 upon 0.5934 is basically 2. Sorry, basically 1 by 2. Mole ratio is 1:2. So this is 1 by 2. From here, we'll calculate first M1. And molecular weight of acid will be equal to M1 plus 2. Right? And then easily you can calculate. Empirical formula is known. Molecular formula can be easily reported. Okay. So I'm just marking the answer. All of you can verify. It's very easy question. So it will come out to be C4H6O6. Okay. Next question is I have taken from idiometry concept, which is also like involved in the part of stoichiometry. So it's given 50 liter of gaseous mixture having mass ratio of 1:2, 2:2 of C2H4, CO2 and N2 are respectively taken in an idiometer tube. The mixture is exploded with 60 liter of oxygen and after explosion resulting gaseous mixture cooled to the initial condition in temperature and pressure. तो कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं आइडियोमेट्री के जो आप में से सभी जानते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन तब तक कंसीडर नहीं करते जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। सो इट इज नॉट गिवन दैट नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज, तो हम इसे स्किप करेंगे। वाटर वॉल्यूम लिक्विड लेके चलते हैं, वो भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, तो बस बेसिक कैलकुलेशन है, फटाफट करके देख लेते हैं। वीडियोमेट्री का कंसेप्ट है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली दो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे। सो C2H4 हैज ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, तो इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2 moles of water। दूसरे एक्सप्रेशन में हमारे पास CO है जो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 लीटर गैसेस मिक्सचर है जिसका मास रेशियो 1:2 दे रखा है। ध्यान रखिएगा इट्स नॉट मोल रेशियो, इट्स मास रेशियो। तो पहले मोल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। So first I'll calculate mole ratio, or better to say volume ratio. So it will be 1:2. So 1 divided by 28 is to 2 divided by 28 again is to 2 divided by 28। तो अब ध्यान से देखो, कोइंसिडेंटली जो मास रेशियो दे रखा है वही मोल रेशियो आ जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास सारे सब्सटेंसेस के सेम है। So if it is mole ratio, then volume of all the gases can be easily calculated. So volume of C2H4 will be equal to 50 by 5 ml basically, 50 by 5, so it is 10 ml, and volume of other two gases will be 20 ml each. So this is 10 ml because ratio is 1:2 and volume of CO will be again 10 ml and volume of nitrogen will be 10 ml. So sometimes question may it lengthy because of some like given process. So if I have used 10 ml of this C2H4, so volume of oxygen used will be 30 ml. If I use 20 ml of this, then 10 ml of oxygen will be used. So it is asked volume contraction will be X liter. So X is basically, or volume contraction, if I have to write, volume contraction is amount of substance consumed and amount of substance produces.
So 10 ml of C2H4 produces 20 ml of CO2 and 20 ml of CO produces again 20 ml of CO2. So our volume consumed is 30 ml of gases is consumed uh, in terms of C2H4 and CO, and 40 ml of oxygen has consumed. So total volume consumed is 10 plus 20 plus 30 plus 10, and volume produced is 20 minus 20. 2 moles of 20 ml of CO2 produced 2 times. So this is 30 ml. Okay. So your answer X is 30 ml. Second part is given total volume of in liters for final gaseous mixture after passing through obtained gaseous mixture through KOH solution. So CO2 gets removed. So now volume of oxygen will be only left thing. Because it is passed through CO2. CO2 will be absorbed in KOH. C2H4 and CO is consumed. Now the leftover volume will be of volume of oxygen left and volume of nitrogen. So volume of oxygen left is how much? We have consumed 40 ml of oxygen and initially it is given 60 liters of oxygen. So leftover oxygen is 60 minus 40, which is 20 liters. And just a minute. Everywhere make the answer in liters because it is given 50 liters. So wherever I'm using ml, like, it's my fault. Make it liters every place, or don't write the unit because that doesn't make the difference in the calculations. Only thing is everywhere it is given liters. So it will be 20 liters. And final volume will be volume of oxygen left less volume of nitrogen, which is 40 liters. Your second part 5 will be total volume in liters for the final gaseous mixture after passing through obtained resulting gaseous mixture to KOH solution will be 40 liters. So this is your Y. These are your two answers for this particular question. Simple radiometric calculations are there, routine calculations are there. Just a little different type of question. Most of you are aware of it. क्योंकि रिवीजन कर रहे थे थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड किया. Now we move to a typical like stoichiometric questions where I said in the starting itself कि हमें law of gram equivalence जब भी use करना है carefully use करना है because it is applicable for two substances reacting completely in the gram equivalent form. It is not applicable जब भी हम रिएक्शन स्विच करेंगे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे जाएंगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल नहीं करना है. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल नहीं करना है. हमेशा याद रखना है ग्राम इक्विवेलेंट केवल उन्हीं दो सब्सटेंस के इक्वल होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं. So in this question you can see it's given 20 ml of M by 60 solution of KBRO3 is added to the fixed volume of SeO3 2 minus solution. Bromine evolved according to the reaction this. The bromine is removed by boiling the excess of uh, KBRO3 and back titrated with 5.1 ml of M by 25 ml solution of NaSO2 according to the equation. And atomic masses are given to you. You have to just do a little calculation. So let's start. तो उसमें देखो सबसे पहली चीज जो आपके इमीडिएट नोटिस में आनी चाहिए वो है कि BrO3 माइनस दो अलग अलग इक्वेशन में यूज कर रहे हैं और इसका एन फैक्टर अलग अलग है. सो SeO3 2 माइनस की रिएक्शन अगर हम BrO3 माइनस से करा रहे हैं विद H प्लस, सो इट इज फॉर्मिंग SeO4 2 माइनस Br2 and water. This is the expression. So n factor if I'll mark first. So selenium oxygen state over here it is +4. Bromine oxygen state is 5. On right hand side it is +4 and 0. So if I just mention the n factor, so it is 2 over here and 5 over here. The next part of reaction where we are treating BrO3 minus with ASO2 minus and
it is converting into Br minus and ASO4 3 minus plus H plus. So here if I'll notice that oxygen state is plus 5 to minus 1 change. This is plus 3 to plus 5 change. So here if I'll mention the n factor, so it will be 6 and 2. So since the n factor of BrO3 minus is different in two equations, so we cannot make equivalent of each and every substance equal. So be very careful about it. So first state for it given 20 ml m by 60 solution of KBrO3 is given. So it is simply 1 by 3 and the starting I can write 1 by 3 millimoles of BrO3 minus is present with us. And post reaction, whatever amount the bromine is removed by boiling and excess of KBrO3, whatever is left is back titrated with 5.1 ml of m by 25 solution of ASO2 minus. So for this amount is 5.1 ml and it is 1 by 25. So these are the millimoles of the substance of ASO2 minus. Now you have to balance the two equations and then only we can make the equivalents equal, because whatever amount of ASO2 minus is there, it will be equal to equivalent of BrO3 minus of the second equation, but it will not be equal to the equivalents of the first equation because n factor is different. Okay, so simple balancing is there, or you can see cross multiplication thing can be used. So here n factor will like here coefficient will be 1 is to 3 ratio. So it will be 3 over here, 1 will be here. Rest all calculations are not required. So I can simply write millimoles of BrO3 minus excess will be 1 by 3 of 5.1 into 1 by 25. This ratio is 1 is to 3, right? And this will be the excess amount. So actual amount used of BrO3 minus with SeO3 minus can be calculated. And that we make equal to milliequivalents of SeO3 2 minus. Is that clear? Or one more technique is there. Either you convert it into first equivalents and then you convert into mole. I'll tell you one more technique. If you don't want to do with the balancing, then first convert into moles and then reuse it. That is also one option. So if you don't want to do this way, there is one more technique. I can write milliequivalent of ASO2 minus will be equal to milliequivalent of excess of BrO3 minus, which we can directly write as 5.1 into 1 by 25 into n factor will be 2 will be equal to, and here it is, let's say moles are x into n factor is 6. Okay, n factor is 6. So I can write milliequivalents of BrO3 minus XS will be equal to 1 by 3 into 5.1 into 1 by 25. And then you have to convert it into corresponding moles. So again, you have to multiply by the n factor. So millimoles of BrO3 minus XS will be 1 by 3 into 5.1 into 1 by 25 into 1 by 6, which you have to multiply here also because I have written directly 1 by millimoles. So milliequivalents are 1 is to 3. Then you have to convert it into millimoles, right? Clear? Then subtract with the excess of moles. So millimoles of BrO3 minus used for SeO3 2 minus. This will be equal to 1 by 3 minus this value. So 1 by 3 into, and after that is a simple calculation all of you can do.
Once you get this mole, so milli equivalent, again you make equal and you will get the molarity. And once you get the amount of SiO3, once you get the moles of SiO3 minus, simply multiply it by the molecular weight, you will get the answer. The only thing is that you cannot directly make equal to the milli equivalents of BrO3 minus in two parts because the n factor is different in the two equations. So either go with the balancing or you go with the simply millimole concept. Clear? Equivalent is different for two different n factors. A similar question for can be done for iodometric kind of titrations, where we can also use the same concept. So you said when 214 gram of KiO3 reacts with excess of Ki in presence of H plus, it produces iodine. Now iodine is completely reacted with 1 Na2H2O3 solution in basic medium, where it converts into SO4 2 minus. What volume of Na2H2O3 is needed to reach to the end point? तो फिर से सेम कंसेप्ट है। अब देखो दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। सो KiO3 माइनस और या KiO3 की रिएक्शन हम Ki से करा रहे हैं विद H प्लस कैटलिस्ट और इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं आयोडीन। ठीक है। अब जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है वो देखो दोनों सब्सटेंस से प्रोड्यूस हो रही है। सो अगेन सेम स्मार्ट वर्क यूज करना है। एन फैक्टर यूज करते टाइम आपको केयरफुली हैंडल करना है कितना आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज आयोडीन इज नॉट सिंपली प्रोड्यूस्ड बाय Ki, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय KiO3। So if you just use the balancing thing, so it will be 5 Ki and it is 3 iodine. And then we can write it here as 6K plus. And we can write here 3H2O and 6H plus here. So this is the balanced equation. So now if I'll take its 214 gram, which is equal to its molecular weight, आप एक बार check कर लो. Molecular weight of KiO3 will be around 214. ठीक है. So it is simply equal to 1 mole, which produces 3 moles of iodine. And then it's given that the iodine completely reacted with 1 m of Na2H2O3 solution in basic medium where it is converted into SO4 2 minus. तो ये भी थोड़ा याद रखना है। बेसिकली नॉर्मली Na2H2O3 की आयोडीन से जब भी रिएक्शन होती है Na2S4O6 बनता है। तो इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन इट इज अ बेसिक मीडियम और प्रोडक्ट चेंज कर दिया है तो एन फैक्टर बदल जाएगा। तो Na2H2O3 2 माइनस की रिएक्शन अगर हम आयोडीन से करा रहे हैं तो इट विल फॉर्म I माइनस एंड SO4 2 माइनस। तो आयोडीन का एन फैक्टर देखो पिछले रिएक्शन में डिफरेंट था, अभी फिर से डिफरेंट हो गया, सेम ट्रिक। बट यहाँ दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज 3 मोल्स। If I'll calculate the n factors first, so sulfur oxygen change from +2 to +6, 4 units, and we have 2 sulfur, so it's N8. And for iodine, it is converting 0 to -1, and we have 2 iodine, so it is 2. So simply, uh, like milli equivalent of Na2H2O3 will be equal to milli equivalents of iodine. And since it is given 1 m, volume you have to calculate, n factor is 8. While for other substance, it's given 3 moles. The substance it's given 3 moles. So we have 3 moles n factor 2 and milli equivalent you have used, so into 10 power 3. So from here V1 will be equal to 3000 by 4 simply, which is 750 ml. The answer will be D. Clear? So likewise, certain questions or concepts can be revised for this particular chapter. I've tried to cover like as many concepts can be covered in the lecture. Now, if you have some doubts, you can definitely ask, and later you do assignment so that you can get a good command on this chapter.